बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माहम कहानी। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नॉवेल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। माँ के बिछड़ जाने के बाद ताई अम्मी ने उन्हें बहुत मोहब्बत से संभाला था। वो उसके बहुत ख़ास थी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, कैसी हैं आप? ये क्या हालत बना रखी है आपने? कमरे से बाहर नहीं निकलती। सब कहते हैं आप बीमार हैं। क्यों बीमार हैं आप? शनावर उनके पास बैठते हुए सवाल करने लगा। वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरी जान? हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। 4 साल बहुत सताया है तुमने हम सबको। बहुत आंसू बहाए गए हैं तुम्हारे लिए। इस हवेली में सब ने तुम्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन तुम लौट कर नहीं आए। तुम्हें मनाने आए, इतने क्यों रूठ गए थे? वो उसके सलाम का जवाब देते हुए उसका मजबूत हाथ अपनी कमज़ोर सी हथेली में थाम चुकी थी। कितनी बातें थीं जो उससे करनी थी। उसे बिछड़े हुए भी तो ज़माना हो चुका था, और उसे बिछड़े हुए भी जिसको उन्होंने खुद अपनी कोख से जन्म दिया था। उन्होंने कभी अपने बच्चों में और इन बच्चों में फ़र्क नहीं किया था। वो सबको बहुत चाहती थी। ये सब उनके लिए बहुत अजीज़ थे। लेकिन बेटा क्या बिछड़ा तो जैसे सबसे कट के रह गई थी। लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो जब भी वापस आता घंटों उनके पास बैठा रहता था। 4 साल पहले इस हवेली में उनकी हुकूमत थी। वो जो चाहती थी इस हवेली में वही होता था। इस हवेली का बच्चा बच्चा उनके हुक्म का ग़ुलाम था। लेकिन 4 साल पहले उनके बेटे ने उन्हें ऐसी ज़िल्लत से नवाजा था कि वो हर चीज़ से कट कर रह गई थी। घर वालों से नज़र मिलाते हुए उन्हें शर्मिंदगी होने लगी थी। वो किसी के सामने बात नहीं कर पाती थी। उनके बेटे ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। मकज़म ने उनका मान तोड़ा था, लेकिन फिर भी था तो वो उनका बेटा ही। एक माँ का दिल कब तक बेटे से नाराज़ होता, और फिर शनावर का घर छोड़ के चले जाना उन्हें मज़ीद शर्मिंदगी की गहराई में गिरा चुका था। यही वजह थी कि अब पिछले 4 साल से सहेली की डोर चाची बेगम के हाथ में आ चुकी थी। वो जैसा चाहती थी वैसा करती थी। मुलाजमों पर उनकी हुकूमत थी, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। जबकि बड़ी बेगम को इन सब चीज़ों से कोई सरोकार ही नहीं था। अब तू वापस आ गया हूँ ना। मैं सबको रुलाया है, लेकिन आपको नहीं रुलाऊंगा। आप बाहर निकले, यहाँ से निकले, इस 4 दीवारी से चले उठे और मेरे साथ बाहर आए। वो ज़बरदस्ती उन्हें उठाने लगा। आजकल वो कमरे से बाहर तभी निकलती थी जब उन्हें डॉक्टर के पास जाना होता था। शुरू कभी कभार मुलाजिम आकर पूछ लिया करते थे कि ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना, लेकिन अब ये भी ख़त्म हो गया था। चाची बेगम हर चीज़ को संभाल चुकी थी, तो वो भी बीच में बोलना मुनासिब नहीं समझती थी। उनके 1000 बार ना करने के बावजूद भी वो उन्हें अपने साथ इस कमरे से बाहर निकाल लाया था। अनाइश गहरी नींद में सो रही थी, जबकि वो उसका हसीन चेहरा अपनी निगाहों में बसाए उसे देख रहा था। जब बेसाख्ता झुककर उसने उसके सुर्खवा सफ़ेद गाल पर अपने लब रखे थे। मुकर्रम सोने दे मुझे। मुकर्रम बदलना चाहती थी, लेकिन मुकर्रम ने ऐसा नहीं करने दिया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या ज़रूरत थी इतना खूबसूरत होने की कि बंदा निगाहें तक ना हटा सके? उसके माथे पर उंगली की मदद से लकीर खींचता हुआ वो उसके लबों तक लाया था। आपको क्या अपनी बाकी की 3 बीवियों पर भी इसी तरह प्यार आता है? उसने काफ़ी दिनों के बाद ये सवाल किया था। नहीं, वो इतनी प्यारी थोड़ी हैं कि उन पर प्यार आएगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो उसकी सारी बीवियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तुम बार बार मेरी बीवी का जिक्र क्यों करती हो? खुद चल कर देख क्यों नहीं लेती? इन सब को एक बार उसने आखिर बातों को वापस हवेली की जानिब ले गया था। तो आप इन्हें यहाँ ले आए, मैं देख लूँगी, उसने फ़ौरन जवाब दिया था। बड़ा शौक़ है मेरी बीवियाँ देखने का? उसने घूरते हुए पूछा। हाँ ना, शौक़ तो है। मैं भी तो देखूँ मेरी सौतनें कितनी खूबसूरत हैं, और वैसे भी 18 बच्चे पैदा करने के बाद वो कैसी दिखती हैं, ये जानने की ज़्यादा बेचैनी है मुझे। काफ़ी मोटी हो गई होंगी ना, क्योंकि बेबी पैदा होने के बाद औरत मोटी हो जाती है, उसने सोचते हुए कहा। अच्छा, क्या पता, मैंने कभी गौर से देखा नहीं। वो इस टॉपिक को ख़त्म करता नज़रअंदाज करते हुए बोला
क्या मतलब हुआ उसे देखा नहीं? वो आपके 18 बच्चों की माँ है और आपने कभी मुझे गौर से देखा भी नहीं, उन्हें कभी गौर से देखा भी नहीं। उसके इतने अनजान बनने पर ज़रा सख्ती से गोया हुई। यार क्या फजूल की बातें लेकर बैठ गई हो? फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है ये सारी बातें करने का। वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेते हुए बोला। आपका मूड कभी होता भी है किसी और बात की तरफ? नहीं, मेरा यही मूड होता है, अब तंग मत करो। वो एक बार फिर से उसे करीब खींच चुका था। यहाँ बैठे आप। वो उन्हें लॉन में लेकर आया और कुर्सी रखकर उन्हें सामने बिठाते हुए खुद ज़मीन पर बैठ गया था। वो बहुत मोहब्बत से उसे देख रही थी। इतने सालों में उसके अंदाज में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था। वो आज भी वैसा ही था, मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त करने वाला। ये अलग बात है कि वो मोहब्बत और इज़्ज़त सिर्फ उस इंसान को देता था जो इसके लायक होते थे। उन्हें कमरे से बाहर निकलते हुए सबने देखा था, लेकिन वो बिना किसी को मुखातिब किए उसके साथ चलते बाहर आ गई थी। बहुत दिनों के बाद वो इस खुली फ़िज़ा में सांस ले रही थी। इन हवाओं को, इस मौसम को तो नज़रअंदाज कर चुकी थी। अब मुझे बताइए कि आप क्या चाहती हैं? आप जो चाहती हैं वैसा ही होगा, मैं वही करूँगा जो आपकी मर्ज़ी होगी। मुझे बस एक बार बताएं तो सही, आपने अपनी यह हालत क्यों बना रखी है? क्यों ख़ुद को इतना बीमार कर दिया है आपने? वो उनके घुटनों पर हाथ रखते उनसे पूछ रहा था। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा शख्स मिला था जो उनसे उनकी मर्ज़ी जानने के लिए बेचैन था। शनावर, मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज़ मांगने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन एक माँ की फरियाद समझकर इसे कबूल कर लेना। मगज़म को वापस इस घर में ले आओ। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बिना। शनावर, मेरे दिल में ये डर लगा रहता है, न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। बस इन 4 सालों में एक बार ही मुझसे मिलने के लिए आया है और सब ने इससे चेहरा फेर लिया। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जानती हूँ उसकी गलती मामूली नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि गुनाह किया है, लेकिन उसे एक मौका तो दिया जाए। इंसान मोहब्बत में हर हद पार कर जाता है। मगज़म भी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था। इस वक्त उसे कुछ भी समझ ना आया। वह सही गलत की पहचान खो चुका था, लेकिन वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। वो जानता है उसने जो किया है वो बहुत गलत था। मैं जानती हूँ उसे माफ़ करने का हौसला तुम खुद में पैदा नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत जल्द ख़त्म हो जाऊँगी और मैं ख़त्म होने से पहले अपने बेटे को इस घर में सुकून से देखना चाहती हूँ। उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ जो 4 साल पहले थी। मैं इस हवेली में वो खुशियाँ वापस लाना चाहती हूँ जो 4 साल पहले इस हवेली का हिस्सा थी। और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। बड़ी अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हुक्म करें। आप हक रखती हैं मुझ पर। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी हो। मैं आज ही दादा जान से इस सिलसिले में बात करूँगा। इंशाल्लाह मेरी बात दादा जान मान जाएंगे। वो उन्हें यकीन दिला रहा था, जबकि इस मामले में वो खुद ज़रा बेयकीन सा था। शाहजी, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मुझे नहीं चाहिए फ़ोन। मैं कॉल में आपसे छुप के बातें नहीं कर सकती हूँ। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़रावर बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता था। वो उससे रब्ता करना चाहता था, बल्कि हर वक्त उसके राब्ते में रहना चाहता था। अब वो इसके लिए मोबाइल फ़ोन लेकर आया था कि वो जब चाहे उससे बात कर सके, लेकिन उसके मुँह पर तो ऐसी ना चिपकी हुई थी कि वो हाँ में बदल ही नहीं रही थी। लेकिन वो भी हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था।
आखिरकार उसने उसे फ़ोन लेने पर ज़बरदस्ती मना ही लिया था और इस वक्त वो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बेड पर पड़ी इस फ़ोन के फंक्शन को समझने की कोशिश कर रही थी। जब अचानक कॉल आने लगी, वो तो शुक्र है कि वो साइलेंट पर था। ज़रावर ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी जिससे उसे कोई नुकसान हो। शाहजी, आपने डरा दिया मुझे। अगर किसी को पता चल जाता तो मैं तो इस मुसीबत को सुबह से छुपा छुपा कर थक चुकी हूँ। और आप है कि फ़ोन कान से लगाए बेहद कम आवाज़ में बात कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़रावर के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। फजूल में डरती हो तुम, बॉयफ्रेंड से नहीं शोहर से बात कर रही हो। थोड़ा हौसला पैदा करो। फिर पकड़ी गई तो मैं हूँ ना। वो उसे हिम्मत दे रहा था। कैमरा ऑन करो, उसने दूसरा हुक्म जारी किया, जबकि वीडियो कॉल पर इस बार फिर से वो परेशान हो गई थी। वो उसे वीडियो कॉल क्यों कर रहा था? शाहजी, आपसे इस तरह बात नहीं कर सकती, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, वो समझाने वाले अंदाज में कह रही थी। उसके डर को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर था। अरे यार, तुम इतना क्यों डरती हो? वीडियो कॉल एक्सेप्ट करो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे रूबरू बातें करना चाहता हूँ, वो उसकी हिम्मत बांधते हुए बोला था। सुबह देखा था ना, और रूबरू बातें भी तो की थी। अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो इनकार करते हुए बोली। ठीक है, अगर कोई ज़रूरत नहीं तो बात करने की भी क्या ज़रूरत है? वो गुस्से से कहता फ़ोन बंद कर चुका था कि उसकी नाराज़गी पर उसका दिल बेतरतीब होने लगा था। वो इतनी सी बात पर उससे खफा हो गया था। उसकी नाराज़गी ने उसे बेहद बेचैन कर दिया था। अगले ही लम्हे उसने खुद ही वीडियो कॉल कर दी थी। उसके मनाने के अंदाज अलग थे और ज़रावर तो उसकी हर अदा पर जान निसार करने को तैयार बैठा था। अगले ही लम्हे वो सारी नाराज़गी बलाए ताक रखता उसकी कॉल अटेंड कर चुका था और फिर ना रुकने वाला बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो उसे अपने दिल की बेकरारियाँ सुनाता रहा। वो खामोशी से सर झुकाए उसकी बातों को सुनती रही। इस वक्त वो छत पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, क्योंकि उसके कमरे पर तो शनावर ने कब्ज़ा किया हुआ था। वो उसके कमरे को छोड़ने के लिए किसी तरीके से तैयार नहीं था और उसे फ़ोन लेकर देने का हल ये भी उसने ही दिया था, जिस पर उसने फ़ौरन अमल किया था। आँख खुली तो अनाइश उसे कहीं नज़र नहीं आई। वो उठकर बाहर आया तो वहाँ भी अनाइश उसे कहीं नज़र नहीं आई। बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो अंदाज़ा लगा चुका था कि यकीनन वो छत की तरफ गई होगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से मौसम काफ़ी खुशगवार था, अक्सर बारिशें होती रहती थीं। वो छत पर पहुंचा तो सामने ही वो दोनों हाथ बारिश में फैलाए इस वक्त पूरी तरह भीगी हुई थी और उसे यूं देखकर उसके दिल में नन्ही सी ख्वाहिश मचलने लगी। उसने एक लम्हा लगाया था उसके सर पर पहुंचने के लिए। वो खिलखिलाती हुई और भी ज़्यादा बारिश को एंजॉय करने लगी थी। आपको पता है मुझे बारिश बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मैं बारिश को हमेशा ऐसे ही एंजॉय करती हूँ। और अब से हम दोनों क्या करेंगे? वो बड़ी एक्साइटेड सी उसे बताने लगी। और तुम्हें पता है कि मुझे बारिश कभी भी पसंद नहीं रही। आज तक मैंने कभी बारिश में भीगने की गलती नहीं की। मुझे बारिश कभी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज से ये मुझे अच्छी लगने लगी है, क्योंकि अब से तुम इस बारिश में मेरा साथ दिया करोगी तो फिर हम दोनों के लिए स्पेशल हो जाया करेगा। वो आज ज़िंदगी में पहली बार बारिश को इस तरह से एंजॉय कर रहा था, वरना उसे बारिश में भीगने से सख्त चिढ़ थी। अगर गलती से कभी भीग जाता तो फिर ऐसा बीमार पड़ता कि आसानी से उसे आराम नहीं मिलता था। लेकिन इस वक्त वो हर चीज़ भुलाए अपनी मताए जान के साथ बारिश एंजॉय कर रहा था। और फिर कितने ही लम्हात गुजर गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह ये मौसम एंजॉय करते रहे। आज से पहले ये बारिश उसे कभी इतनी हसीन नहीं लगी थी, लेकिन आज उसके साथ उसकी ज़िंदगी थी और वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था, जबकि उसकी खिलखिलाहटें उसका दिल धड़का रही थी। उसके अंदर एक सुकून था। वो उसके साथ बेहद खुश थी।
एक कप चाय बना कर दो मुझे। वो किचन में कुर्सी घसीट कर बैठ गया था और वो जो बड़े मज़े से खाना खा रही थी उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसने हाथ की मदद से अपनी जानिब इशारा किया था। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और मौजूद है, वो कंधे उचकाकर बोला था। उसने सर से पैर तक उसे देखा था। उसकी नज़रों में हैरानगी ही हैरानगी थी। उसने झुककर उसके कदमों की तरफ देखा था और फिर गहरा सांस लेकर सीधी हुई। उफ ज़रावर भाई, ये आप हैं? मुझे लगा वो हैं। आपको पता है मैं अच्छी चाय नहीं बनाती, फिर भी अगर आप मेरे हाथ की चाय पीना चाहते हैं तो मैं बना देती हूँ, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी। लड़की, एक तो मुझे भाई मत कहा करो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं। मैं समझ रहा हूँ, जूते मैंने ज़रावर के पहने हैं और तीसरा 4 साल से इस घर में रह रही हो, तुम्हें अभी तक चाय बनानी नहीं आई? वो रिलैक्स अंदाज में कुर्सी के साथ टेक लगाकर उससे पूछ रहा था, जबकि वो जो अभी तक बैठी नाश्ता कर रही थी नवाला जैसे उसके हलक में फंस गया था। उसकी खांसी पर वो ना कुछ बोले, बस उसे घूरता रहा। कितनी देर पानी के लिए हाथ टेबल पर मारती रही, लेकिन वो पुरसुकून सा उसे देख रहा था। आखिरकार उसके हाथ पानी का गिलास लगा तो उसने लम्हे में उसे लबों से लगाते हुए एक ही सांस में पी लिया, जबकि वो अब तक उसे घूरे जा रहा था। हो गया खांसना, अब निकल आओ शॉप से बाहर, चाय बना कर दो मुझे, सर दर्द कर रहा है मेरा। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर उसने फिर से बड़े ही रिलैक्स अंदाज में कहा था, मुझे नहीं आती चाय बनानी, जिसे पीनी है वो खुद बनाकर पी ले, और वैसे भी इस घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं, कोई भी चाय बनाकर दे देगा। उसके सर्द और अखड़ अंदाज पर वो भी बिना लिहाज के बोली थी, बीवी हो तुम मेरी, और नहीं मेरे साथ और नहीं और मेरे सारे काम करना तुम पर फ़र्ज़ है। जल्दी उठो और चाय बनाओ। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें चाय बनाना आती है या नहीं। चलो इस वक्त को बर्बाद मत करो। बीवी नहीं, सिर्फ मनकूहा हूँ, और वो भी अनकरीब नहीं रहूँगी। वो चबा चबा कर बोली थी, बीवी रुखसती हो चुकी है तुम्हारी, और अब तुम बीवी रहोगी या नहीं इसका फ़ैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। अब मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से उठो। वो अपनी बात मुकम्मल करता उसे उठने का इशारा कर चुका था। अनाया फ़ौरन कुर्सी छोड़ते हुए उसके लिए चाय बनाने लगी थी। इतनी फरमाबरदारी की उम्मीद तो उसे हरगिज़ नहीं थी, लेकिन सच में थोड़ी ही देर के बाद उसके टेबल पर उसने कप पटक कर रखा था। भाप उड़ा दी चाय बिल्कुल तैयार थी। जबकि वो रूम से फिर निकल गई थी, उसने कप करीब रखे, झुक के चाय को देखा था, कहीं जहर तो नहीं मिला दिया, लेकिन नई चाय बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसने कंधे उचकाकर कप लबों से लगाया और फिर अगले ही लम्हे उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, कानों से धुआं निकलने लगा था, आंखें उबलकर बाहर आने को थी। इतना नमक शायद उसने अब तक ज़िंदगी में खाया होगा जितना इस वक्त उसकी चाय में था। मुकर्रम, वो मैं क्या कह रही थी कि मुझे अपने रूम का कलर चेंज करवाना है। वो चेंज करके बेडरूम में आई तो उससे कहने लगी, क्यों मेरी जान, ये कलर क्या तुम्हें पसंद नहीं है? वैसे ये मैंने 1-1.5 महीने पहले ही चेंज करवाया था, लेकिन फिर से चेंज करवा लेते हैं। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है ये बताओ। वो आईने के सामने उसके करीब खड़ा पूछने लगा। कलर तो मैं डिसाइड करूँगी ना, अभी तो मैंने सिर्फ चेंज करने के बारे में सोचा है। लाइट ब्लू और लाइट पिंक करवाते हैं, क्या ख्याल है आपका? अच्छा लगेगा ना? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। अच्छा तो लगेगा जान, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कमरे का कलर चेंज करवाने से बेहतर है हम हवेली में मौजूद अपने बेडरूम का कलर चेंज करवा लेते हैं। मैं वैसे भी इस कमरे का कलर चेंज करवाने के बारे में सोच रहा था। वो एक बार फिर से बात का रुख हवेली की तरफ ले गया था, जब अचानक ही वो उससे दूर हुई। मुझे एक बात बताएं मुकर्रम, मैं जब भी आपसे कोई बात करती हूँ या फिर आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप अपनी बातों को हवेली की तरफ क्यों ले जाते हैं? मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मुझे हवेली नहीं जाना और ना वहाँ जाकर रहना है, तो इसके बारे में बात क्यों करते हैं? मुझे हवेली के बारे में कुछ नहीं जानना और ना ही वहाँ कभी जाना है। इतनी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आती? आखिर वो आज तंग आ चुकी थी उसकी रोज़ रोज़ की हवेली की गर्दान से, क्योंकि वही हमारा असली घर है। अनाइश, हमें वहीं जाना है, वहीं पर जाकर रहना है।
वही हमारा असल है। हम अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा और वहीं पर रहना भी होगा। वो ज़रा सख्त लहजे से बोला था। मैं उसको बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं जाना वहाँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं जाना वहाँ, और ना ही मैं उसे अपना घर मानती हूँ। ये मेरा घर है जहाँ मैं आई हूँ, जहाँ आप हैं। मुझे नहीं जाना और किसी भी घर, और ना ही मुझे किसी और घर में जाकर रहना है। ये मेरा घर है और मैं सारी ज़िंदगी यहीं रहूँगी आपके साथ। और अगर आप बार बार हवेली का जिक्र करेंगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी और कभी बात नहीं करूँगी। वो ज़िद्दी लहजे में कहती, उसे धमकी भी दे चुकी थी। अनाइश, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूँगा। वो हवेली मेरा असल घर है और मुझे वहाँ पर वापस जाना है। वो मेरी फैमिली है, मेरे अपने हैं, मेरे वालिदैन हैं, भाई हैं। वहाँ पे मेरे रिश्ते हैं जिनको मैं तोड़ नहीं सकता। तो क्या मुझे छोड़ देंगे? वो उसकी बात काटते हुए बोली। अनाइश, क्या तुम मेरे लिए अपनी ज़िद नहीं छोड़ सकती? उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके हवेली ना जाने के पीछे की क्या वजह है। मैं कोई ज़िद नहीं कर रही मुकर्रम, बस मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। मैं नहीं मानती किसी रिश्ते को, किसी ताल्लुक़ को। मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना किसी से। मुझे सिर्फ़ आपके साथ रहना है। मैं किसी हवेली में नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ़ आपके साथ आपके इस घर में रहना चाहती हूँ। इतनी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? वो तंग आ चुकी थी उसे समझाते समझाते, लेकिन शायद वो अपनी बात उसे समझा ही नहीं पा रही थी। वजह? वो हाथ सीने पर बांधे बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल करने लगा। वजह बस इतनी है कि मुझे आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। मैं किसी और से नहीं मिलना चाहती। ना तो मेरे माँ बाप हैं और ना ही और कोई रिश्तेदार। सिर्फ़ एक शौहर है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अचानक ही उसके करीब आते उसके कंधे पर सर रख चुकी थी। अनाइश, ये कोई वजह नहीं है मेरी जान। वो घर तुम्हारा है। वहाँ तुम्हारे दादा जान और ताई और कज़न्स हैं। अनाइश, एक बार इन रिश्तों को समझने की कोशिश तो करो। वो सब लोग तुम्हारे लिए तड़पते हैं। बहुत दुआएं मांगी हैं इन सब ने तुम्हारे लिए। तुम बस एक बार मेरे साथ चलो तो सही। वहाँ तुम खुद मजबूर हो जाओगी। तुम्हारा कभी वहाँ से वापस आने का दिल नहीं चाहेगा। एक बार इन सब रिश्तों को अपने दिल में थोड़ी सी जगह तो दे दो। देखना तुम्हारा दिल बदल जाएगा। बस एक बार मेरी बात मानकर मेरे साथ चलो तो सही। वो उसे मना रहा था। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ चाहें मुझे वहाँ ले जाएं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं आपके साथ आपकी हवेली में उस घर की बेटी नहीं बल्कि बहू बन के जाऊँगी। उन लोगों का मेरी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। उन लोगों का मुझसे सिर्फ इतना ताल्लुक़ होगा कि वो आपके साथ जुड़े रिश्तों के साथ मुझे पहचानेंगे। मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं इस घर की बहू बनकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटी बनकर नहीं। मेरे पास जो रिश्ते हैं वो काफ़ी हैं। अब मुझे और कोई रिश्ता नहीं चाहिए। वो पता नहीं क्या बोल रही थी। उसकी ये बातें कम से कम मुकर्रम शाह की समझ से बाहर थीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उस घर की बेटी हो, क्यों तुम इस घर में बहू बन के जाओगी? तुम मेरी बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि इस घर में इन सब की बेटे की बेटी की हैसियत से जाओगी। तुम क्यों नहीं समझ रही अनाइश? तुम इस घर की वाहिद बेटी हो। तुम्हारे लिए हर कोई बाहें फैलाए इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारे मुंतज़िर हैं वो आंखें, वो लोग। तुम्हें मेरी बीवी के रूप में नहीं, अपनी बेटी के रूप में देखना चाहते हैं। उसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं किसी से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ आपके साथ है। आपसे जुड़े रिश्तों को निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ख़ुद से मैं किसी का ताल्लुक़ अब नहीं बनने दूँगी। मेरी ज़ात से किसी का कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं वहाँ आपकी बीवी बनकर जाऊँगी। अगर आपको मंजूर है तो मैं आज ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं खाना लगाती हूँ, आप नीचे आ जाएं। वो कहकर कमरे से निकल चुकी थी, जबकि वो अब तक दरवाजे पर देख रहा था। क्या कहना चाहती थी वो? क्या मतलब था उसकी बातों का? मुकर्रम शाह ने आज तक अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया था।
नहीं, मैं नहीं निकल सकती घर से बाहर, आपको पता तो है ना। वो सुबह उसे कमरे में नाश्ता देने के लिए आई तो वो उससे बाहर मिलने की फरमाइश करने लगा। यार, हर बात पे तुमने अपने इन खूबसूरत लबों के साथ ये ना क्यों चिपकाया हुआ है? इतने खूबसूरत होंठ है तुम्हारे, प्यारी प्यारी बातें किया करो ना, सुनते हुए भी अच्छा लगे। उसके अपने ही अंदाज से तारीफ़ करने की भी वो हर बात को कहीं ना कहीं रोमांस तक ले जाता था। तो आप भी तो ये बात समझने की कोशिश करें ना, मैं बाहर कैसे निकलूं? आपको तो पता है ना कि घर से बाहर नहीं निकल सकती, और वैसे भी तो हम यहाँ पर रोज़ मिलते हैं, तो बाहर कहीं पर मिलने की क्या ज़रूरत है? उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बड़े प्यार से उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। एक तो इस बंदे का भरोसा ही नहीं था कि कब कहाँ किस बात पर उससे नाराज़ होकर बैठ जाए। सच ही कहते हैं, जब आपके पास कोई सच्चे दिल से मनाने वाला हो तो रूठने में भी मज़ा आता है। उसे रूठने में मज़ा आता था, और ये लड़की उसे मनाने की कोशिश करती थी। उसकी हर अदा उसके दिल में अपना एक अलग मकाम बना देती थी। वो समझ चुका था कि वो उसके लिए ख़ास हो चुका है। इन लम्हात का कितना इंतज़ार किया था उसने कि जब उसके पास बैठकर इस तरह अपनी प्यारी सी आवाज़ में उससे बातें करे, उसका नाम ले, उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताए। कभी कभी तो इन लम्हात पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता था। उसे अपनी मोहब्बत पर यकीन हो चुका था, वो अपनी मोहब्बत को पा चुका था, उसने उसे हासिल कर लिया था। वो भी तो उसके प्यार में बिल्कुल उसी की तरह दीवानी हो रही थी जिस तरह वो उसका दीवाना था। मुझे ये सारी बातें नहीं पता, बस मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और किसी भी हाल में मिलना चाहता हूँ। कल मैं हवेली के पिछली तरफ गाड़ी लेकर आऊँगा, तो वहाँ आ जाना। और वैसे भी जब से शनावर आया है तब से हम पर किसी का ध्यान ही कहाँ है। हर कोई तो शनावर की तरफ लगा हुआ है, कोई भी हमारी गैर मौजूदगी को महसूस भी नहीं करेगा। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था। वो काफ़ी देर सोचती रही। अगर इनकार करती तो वो उससे खफा हो जाता, और वो उससे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आने की, और कोई बहाना भी तो लगाना पड़ेगा। अनाया को अब गायब भी नहीं कर सकते। वो कुछ सोचते हुए बोली थी। पिछली बार तो उसने अनाया को ही गायब कर दिया था। मिसिस, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे हर मसले का हल करने के लिए तैयार। तुम बस अपनी तैयारी कर लेना, मैं संभाल लूँगा। वो उसे बेफिक्र करते हुए बोला तो वो भी सर हाँ में हिला गई। वो जाने और उसका काम उसके होते हुए वो किसी टेंशन में पड़ना ही नहीं चाहती थी। पहले जो डर उसके पास आने पर उसे महसूस हुआ था वो कहीं ख़त्म हो चुका था। अब तो वो खुद भी उसके पास आने के लिए वक्त का इंतज़ार करती थी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो अचानक दादा जान के कमरे में दाखिल दस्तक देते हुए अंदर आ गया था, और दादा जान तो जैसे उसे देखते जी उठे थे। हाँ मेरी जान, बताओ तुम्हें हमसे कौन सी बात करनी है? हम तो तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस गए हैं कि कब तुम यहाँ आओ हमारे पास। वो कुर्सी पास करते हुए उसे बैठने का इशारा करने लगे, तो वो भी मगरूराना चाल चलता उनके पास ही आकर बैठ गया था। क्या सोचा है आपने मेरी शर्त के बारे में? इस बारे में बात करना चाहता था आपसे, और एक और बात भी थी जो मैं आपसे करने आया हूँ। शनावर उनके पास बैठने हुए कहने लगा था, देखो बेटा, अनाया के बारे में फ़िलहाल कोई भी फ़ैसला करना मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन तुम बताओ तुम क्या बात करने आए हो? फ़िलहाल अनाया के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि जैसा वो चाहता था वो नहीं कर सकते थे। क्यों? अनाया के बारे में कोई भी फ़ैसला करना मुनासिब क्यों नहीं रहेगा? जबकि मैं आपको यहाँ आने से पहले ही बता चुका था कि मैं इस बार अनाया की तरफ से कोई फ़ैसला चाहता हूँ। आप उसकी तरफ से मुझे मुतमईन करें तभी मैं इस हवेली में कदम रखूँगा। आपने अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, तो क्या मैं ये समझूँ कि मेरी बात की आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है? ऐसा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। वो एक बार फिर से अपनी असली अंदाज में वापस आ गया था। कोई उसकी किसी ज़िद को ना माने तो उसे ऐसे ही गुस्सा आता था।
देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो अनाया, इसकी उम्र ही क्या है। अभी इस तरह तलाक का दाग अपने माथे पर लगा कर बैठ जाएगी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले भी वो यहाँ पर खुश नहीं है, पल पल तानों से भरी ज़िंदगी गुजार रही है, हर किसी की निगाहों में खुद को मुजरिम महसूस करती है। उसने 4 साल हवेली में गुजारे हैं, वो आसान नहीं थे। हम उसे इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, वो उसे समझाते हुए बोल रहे थे, जबकि वो उनके चेहरे को गहरी नज़रों से देख रहा था। मैंने आपसे कब कहा कि मैं उसको तलाक दे रहा हूँ या तलाक के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहता हूँ। वो उन्हें देखते हुए अजीब से अंदाज में सवाल कर रहा था और उसने फ़ोन पर यही कहा था कि वो अनाया की तरफ से कोई फ़ैसला चाहता है, लेकिन तलाक का ज़िक्र उसने नहीं किया था। बेटा, हम जानते हैं कि तुमने तलाक का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम अनाया के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहना चाहते और ना ही हम तुम्हें फ़ोर्स कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जब तक वो खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लायक नहीं हो जाती, तब तक हमें उसे ज़माने की ठोकरों में नहीं फेंकना चाहिए। मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने फ़ैसले की बात की थी, तलाक की नहीं। मैं अनाया की रुखसती चाहता हूँ। वो उन्हें देखते हुए उसके सर पर एक धमाका कर चुका था। रुखसती? उन्हें लगा जैसे उसकी समातों ने कुछ गलत सुन लिया हो। जी हाँ रुखसती, मैं यहाँ इसी मकसद से आया था और मैंने आपको यही बताया था कि अनाया की तरफ से कोई फ़ैसला चाहता हूँ। मैंने ना तो तब तलाक का जिक्र किया था और ना ही मेरे दिमाग में तलाक के हवाले से कोई भी बात थी। रुखसती चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। वो उनके सामने बैठा एक अनहोनी बात कर रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो शनावर, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो अभी 18 साल की नहीं है, वो छोटी है, मासूम सी लड़की है। तुम बहुत जल्दी ये सब सोच रहे हो। मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा। हम उसकी रुखसती कभी भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी कर देंगे। हमें तो बहुत खुशी होगी जब तुम उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे, लेकिन तुम बहुत जल्दी फ़ैसला कर रहे हो। ये सच है कि हम खुश हैं तुम्हारी बात से, बल्कि हम अपनी खुशी तुम्हारे सामने बयान कर भी नहीं सकते। लेकिन वो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है। वो छोटी तो वो तब भी नहीं थी जब उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मैं पुरानी कोई बात करना नहीं चाहता, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहता हूँ। शादी तो मुझे भी करनी है, तो बेहतर है कि जो शादी हो चुकी है इसको अल्लाह का फ़ैसला समझकर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो आप भी मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचें। और बाकी मैं चाहता हूँ कि मकज़म इस घर में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से घर टूटा रहे। मैं यहाँ से जाने से पहले सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। अनाया को मैं अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि मकज़म के यहाँ रहने पर सबसे ज़्यादा मसला उसी को होगा। आप मकज़म और उसकी बीवी को यहाँ ले आएँ। मेरी बीवी और मेरी वजह से किसी को कोई मसला नहीं होगा। वैसे तो रुखसती वाली बात भी सिर्फ़ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि इसकी रुखसती उसके बाबा ही कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर ज़िंदगी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ये फ़र्ज़ निभाएं। वो उनसे इजाज़त नहीं मांग रहा था, वो उन्हें बता रहा था कि वो चाहता है कि मकज़म वापस आ जाए, और शायद अनाया की रुखसती के पीछे भी यही वजह थी। यकीनन कल उनकी बड़ी बहू ने उन्हें मकज़म के वापसी के लिए मनाया होगा, और वो जानते थे कि वो अपनी ताई अम्मी की कोई बात नहीं टाल सकता। अनाया उसे इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और तुम उसे माफ़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते? वो बहुत कुछ कहना चाहते थे जब अचानक वो उठकर खड़ा हो गया। अनाया मेरे साथ जाएगी, मैं उसकी रुखसती करवा रहा हूँ, तो इस घर में उसके घर के बेटे को आने दें। मैं अपना बिज़नेस शुरू कर चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन आप लोगों से मिलने आता रहूँगा। और ज़्यादती मेरे साथ हुई थी, जुल्म मेरे साथ हुआ है, नाइंसाफ़ी मेरे साथ की गई है, और अगर मैं मकज़म को माफ़ करके इस घर में वापस बुला रहा हूँ तो अनाया कौन होती है एतराज़ करने वाली? मकज़म के यहाँ रहने पर एतराज़ सिर्फ मुझे हो सकता है, किसी दूसरे तीसरे को नहीं। अनाया को मैं अपने साथ ले जाऊँगा तो उसे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अपनी बात ख़त्म करता वो कमरे से निकल गया था, जबकि दादा जान ये समझ चुके थे कि वो अनाया की रुखसती की बात अपने लिए कर रहा है या मकज़म को इस घर में वापस लाने के लिए।
वो कमरे में वापस आया तो अनाइश टीवी में पूरी तरह मगन थी। कोई ड्रामा चल रहा था जिसमें वो कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही थी। कुछ दिनों से वो इस ड्रामे को ज़रूरत से ज़्यादा देख रही थी। क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ड्रामा, वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगा था। आजकल वो जब घर वापस आता वो उसे टीवी में ही मगन देखता था। नई कहानी इतनी अच्छी नहीं है, बस हीरो बहुत प्यारा है, वो अपनी ही धुन में बोली थी। जबकि मुकर्रम के तो सर से जली पैर पे बुझी थी। क्या बकवास की तुमने, अभी उसके हाथ से रिमोट लेता टीवी बंद कर चुका था। जबकि अचानक उसके बंद होने पर हैरानगी से उसे देखने लगी। मैंने कहा मैंने क्या बकवास की, मैं तो बस आपको बता रही थी कि ड्रामा इतना अच्छा नहीं, बस उसका हीरो प्यारा है दिखने में। वो अब तक उसके गुस्से को समझ नहीं पा रही थी। अभी तो उसका मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था, अचानक से हो क्या गया। इस प्यारे की तो ऐसी की तैसी, ख़बरदार जो आज के बाद तुमने इस आदमी का कोई भी ड्रामा देखा। कौन है इसकी, तो मैं उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर ही बैठे। अच्छा अच्छा, इतनी सी बात पर जल गए मुकर्रम शाह, इतना छोटा सा दिल है आपका। मैं कौन सा इसको टीवी से निकाल कर उसके साथ भागने की तैयारी कर रही हूँ। जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है, उसका गुस्सा जहाँ उसको मज़े का लग रहा था वहीं उसके टीवी बंद करने पर वो नाराज़ भी हो रही थी। बकवास बंद करो ख़बरदार, जो आज के बाद तुमने ये ड्रामा देखा मेरे अलावा कोई प्यारा नहीं लगेगा तुम्हें। कोई ज़बरदस्ती है क्या। वो दोनों हाथ कमर पर बांधे उससे सवाल करने लगी। हाँ है ज़बरदस्ती, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे दिलो दिमाग और निगाहों में सिर्फ मेरा अक्स होना चाहिए। ख़बरदार जो तुमने आइंदा ये ड्रामा देखा। एक तो वैसे भी मुझे ये तुर्की के हीरो अच्छे नहीं लगते, क्यों प्यारे होते हैं, इसीलिए वो अब भी उसे तंग करने से बाज नहीं आई थी। अनाइश, उसने गुस्से से उसका नाम लिया, गोया इस मौजू को ख़त्म करना चाहता हूँ। अच्छा सॉरी, नहीं देखती, वो हंसते हुए बोली। अपना सामान पैक कर लेना, कल हम हवेली जाएंगे। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता अपने आइस्तीन को फोल्ड करते हुए फ़्रेश होने के लिए जाने वाला था। जबकि उसकी बात सुनकर उसने उसे देखा। क्या वो उसकी शर्ट को मान चुका था। क्या वो उसे उस घर की बेटी के बजाय अपनी बीवी की हैसियत से मुतारफ़ करवाने को तैयार था। नहीं दादाजान, कभी भी नहीं, मैं रुखसती नहीं करूँगी। मुझे नहीं जाना किसी के भी साथ। अगर मैं आप लोगों पर बोझ हूँ तो मुझे मेरे घर वापस भिजवा दें। मेरे पास मेरे माँ बाप का घर है, मैं किसी पर बोझ बन के नहीं रहूँगी। और वैसे भी बाबा की पेंशन अब तक आती है तो मुझे ख़र्चे की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप इस निकाह को ख़त्म करना चाहते हैं तो शौक़ से कर लें, लेकिन मुझे किसी के साथ भेजने के बारे में बिल्कुल मत सोचें। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अगर मैं इस घर से कहीं जाऊँगी तो सिर्फ़ अपने माँ बाप के घर, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। और वैसे भी जिस शख्स के साथ मुझे कभी ताल्लुक़ रखना ही नहीं है, उसके बारे में आप ये सब कुछ क्यों सोच रहे हैं। मैंने क्या कभी भी आपसे इस बात का जिक्र किया शनावर के साथ रहना चाहती हूँ? नहीं ना। क्यों, मैं ऐसी कोई ख्वाहिश अपने दिल में रखती ही नहीं। मैं जानती हूँ मैं उन पर लगा हुआ एक बदनुमा दाग हूँ जिसे वो कभी कबूल नहीं करेंगे, और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश मेरे दिल में है। बल्कि मैं तो ख़ुद उनकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहती हूँ। मेरे दिल में उनके हवाले से बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब मुझे जवाब मिल गया है। वो ये सोचकर ये रुखसती करवाना चाहते हैं कि मैं इतने सालों से उनके नाम पर इस घर में बैठी हुई हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उन्हें मुझ पर किसी तरह का कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी के सहारे की मोहताज नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी की ज़रूरत है। अपने माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं होता, और बेहतर है कि मैं भी अपने असल की तरफ लौट जाऊँ। आखिर कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बन के रहूँगी, वो बोले जा रही थी। उसे एहसास भी ना हुआ कि कोई कमरे में दाखिल होता कब उसके पीछे रुककर उसकी बातें सुनने लगा। उसे एहसास तब हुआ जब उसे अपने पीछे किसी के वजूद का एहसास हुआ। उसने मुड़कर पीछे देखा था। हो गई तुम्हारी बकवास, दादाजान रुखसती की तैयारी करवाएं। मैंने आपसे इससे इजाज़त मांगने के लिए नहीं कहा था, बल्कि रुखसती के लिए कहा था। वैसे इसकी रुखसती हो चुकी है। इसके वालिद साहब ने खुद इसका हाथ मेरे हाथ में थमा कर गए थे।
अब आगे मैं इसकी मर्ज़ी का मोहताज तो हरगिज़ नहीं हूँ, तो अब इससे इजाज़त मांगने से बेहतर है कि आप लोग सदी की तैयारियाँ करें। मैं किसी के नखरे उठाने के लिए नहीं आया। वो अपनी बात मुकम्मल करता उसे घूरते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि वो दादा जान को देख रही थी, जो बेबसी से उसी की तरफ देखने लगे। मुकरम के आने वाली कॉल ने सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार अनाइश घर वापस आने के लिए मान गई है। हवेली में तो जैसे खुशी की लहर वापस आ गई थी। जहां दादा जान के अनाया की ज़िद पर परेशान थे, वहीं इस खबर ने उन्हें खुशी दी थी। मुकरम ने कहा था कि वो आज रात ही वहाँ से निकलने वाले हैं, और इस खबर के हवेली में फैलते ही हर तरफ रौनक लग गई थी। घर की बेटी के वेलकम की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा था। आज तो ताई अम्मी भी बाहर निकल आई थी। उनके लिए भी कोई बात मामूली सी नहीं थी। इतने सालों के बाद वो लोग उससे मिलने वाले थे। आखिरकार इस ख़ानदान की इकलौती बेटी इतने अरसे के बाद इस घर में वापस आ रही थी। न जाने उसके दिल में क्या क्या सवाल होंगे, न जाने क्या क्या सोचे बैठी होंगी, लेकिन वो सब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार थे। वो बस उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे, बिल्कुल सही सलामत। सब खुश थे। अगर कोई खुश ना था तो वो थी चच्ची बेगम। इस सारे माहौल से कटकर यमुना के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी। इतने अरसे में उन्होंने कभी भी इस घर में इतनी खुशी नहीं देखी थी। उनको तो वैसे भी इस लड़की से कोई मतलब नहीं था। उनकी तो शादी भी उसके अगवा होने के बाद ही हुई थी, लेकिन इस घर में उन्होंने उसका इतना जिक्र सुना था कि वो उससे अनजान नहीं रही थी। और फिर सबसे ख़ास बात तो उनके शोहर की बेटी थी। उनकी सौतेली ही सही, लेकिन उसके साथ उनका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ था, जिसके बावजूद भी वो इस माहौल का हिस्सा नहीं बन सकती थी। इसीलिए इस माहौल से कटकर यमुना के साथ इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी, और साथ ही साथ यमुना को ज़रावर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की ताकीद कर रही थी, क्योंकि वो उसके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचे हुए थी। वो उसे इस घर में लाना चाहती थी, जो उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसने कहा था, तुम अपनी तैयारी करो, हम हवेली जा रहे हैं। और उसे इसकी हर शर्त मंजूर है, तो वो भी बिना कोई भी मुज़ाहमत किए जाने की तैयारी करने लगी थी। जहन में बहुत सारी सोचें थी कि आखिर मुकर्रम इतना जल्दी कैसे मान गया, लेकिन फिर ये सोच कर कि हो सकता है कि वो उसकी फ़ीलिंग्स को समझ गया हो, वो भी जाने की तैयारी करने लगी थी। इस बारे में इन दोनों में मज़ीद कोई बात नहीं हुई थी। उसने कहा था, अपनी पैकिंग करो, और वो खामोशी से अपनी पैकिंग करने में लग गई थी। वो कमरे में आया तो वो उसकी भी तकरीबन पैकिंग कर चुकी थी। तुमने मेरी सारी पैकिंग क्यों की है? इसकी ज़रूरत नहीं थी, मेरा वहाँ बहुत सामान है। इन सब चीज़ों को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रहने दो। और तुम्हें भी मैंने इतना ही कहा था, सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैक करो। इतना बड़ा बैग पैक करने की क्या ज़रूरत थी भला? खैर, वहाँ तुम्हें हर चीज़ मैसर होगी, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी चीज़ें लेकर जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुस्कुरा कर उसके माथे पर बोसा देता अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। नहीं, मैंने सब कुछ नहीं पैक किया, बस कुछ ड्रेसेस हैं जो मुझे पसंद थी, वो रखी हैं। और कौन सा हम सारी ज़िंदगी के लिए वहाँ जा रहे हैं? हमने वापस तो यहीं आना है ना? वो उसे देखते हुए जैसे यकीन दहानी चाहती थी, मगर मुकर्रम कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा कर उसका सामान उठाने लगा। उसे यकीन था वहाँ एक बार जाने के बाद वो कभी वापस यहाँ आने के बारे में नहीं सोचेगी। इस वक्त हवेली का माहौल ऐसा था जैसे इस हवेली में कभी कोई गम आया ही ना हो। ऐसे में अचानक से जरशे का घर से बाहर निकल जाना किसी ने भी नोट नहीं किया था। वो बिना किसी को भी कुछ बताए हवेली से पीछे वाली गली में आ गई थी। वो मोहब्बत की सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी, जहाँ इंसान सही गलत की पहचान खो देता है।
और फिर उसके हर सवाल का जवाब सरावर के पास निकाह की सूरत में मौजूद था। उस रात के बाद वो उसके दोबारा इतने करीब कभी नहीं आया था। उसने कहा था वो उसे उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं छूना चाहता। इस रात जो कुछ भी हुआ वो एक तो उसे अपना बनाना चाहता था, दूसरा उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था, वरना वो भी अभी रुखसती से पहले इस तरह का कोई ताल्लुक़ उससे नहीं बनाना चाहता था और अब वो उसकी मर्ज़ी के बिना उसके करीब जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। यही वजह थी कि अब जर्शे भी उसके साथ बहुत पुरसुकून महसूस करती थी, लेकिन उसकी मोहब्बत को वो बहुत शिद्दत से महसूस करती थी। इस वक्त वो उसके प्यार में दीवानी हुई घूम रही थी। उसे ज़रावर की हर बात सही लग रही थी, लेकिन वो अनाया को लेकर वो काफ़ी परेशान भी थी। वो अनाया के बारे में जो उससे बात करने का इरादा रखती थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, वो सब कुछ जानना चाहती थी। इस वक्त वो बस अपने तमाम तर हिम्मत जमा करके वो यहाँ तक आ गई थी, क्योंकि अब सरावर को नाराज़ करना उसके बस से बाहर था। आजकल तो छोटी छोटी बात पे रूठ कर बैठ जाता था और फिर उसे मनाने में वो कितना ही वक्त बर्बाद कर देती और वो आसानी से मानता भी नहीं था। इसीलिए वो उसे नाराज़ करने का रिस्क हरगिज़ नहीं ले सकती थी। उसकी नाराज़गी उसे बेचैन कर देती थी। और आज तो वो बहुत सारे सवाल लेकर यहाँ आई थी। उसे बहुत कुछ जानना था, जो बहुत कुछ बताना भी था। वो जानना चाहती थी कि आखिर हवेली में क्या हुआ था। आज जिसके वेलकम की तैयारी की जा रही थी वो कौन है? घर में मगज़म की वापसी के बारे में बात क्यों की जा रही है? मगज़म शाह भी इस ख़ानदान का ही बेटा है, ये तो वो जानती थी, लेकिन उसने जब भी उसका ज़िक्र सुना था हमेशा गुस्से से ही सुना था। कोई भी उसका नाम मोहब्बत से नहीं लेता था। फिर अनाया को उसके नाम से इंतहा की नफ़रत थी। वो उस बंदे का जिक्र तक अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती थी। अनाया उससे इतनी नफ़रत क्यों करती थी? उसने एक बार आपसे अपने अम्मा अब्बा को ये बात कहते हुए सुना था कि अगर मगज़म शाह गलती ना करता तो आज अनाया की ज़िंदगी ख़राब ना होती। वो जानना चाहती थी कि आखिर मगज़म ने क्या किया था जिसकी सज़ा उसकी मासूम दोस्त काट रही थी। वो अपनी ही सोचों में गुम खड़ी थी जब अचानक गाड़ी उसके सामने आ रुकी और उसमें बैठे इंसान को देखकर उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। ज़रावर ने एक बार एक तरफ झुककर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो फ़ौरन ही अपना चेहरा छुपाती गाड़ी में बैठ गई थी और वो एक लम्हा ज़ाया किए तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा गया। हवेली में जैसे रौनक वापस आ गई थी। दादा जान ने आज ताई अम्मी और ताया अब्बू को अपने कमरे में बुलाकर मगज़म को वापस हवेली आने की इजाज़त दे दी थी। उनके इस फ़ैसले ने सबको हैरान और परेशान कर दिया था कि अचानक उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर लिया। कल तक जिसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे वो आज खुद उसे हवेली में बुला रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता था? आखिर उन्होंने ये फ़ैसला कैसे कर लिया था? ताई ही को इस बात का अंदाज़ा था कि उन्होंने शनावर से बात करके ही ये बात उन तक पहुंचाई है, लेकिन फिर भी शनावर इतनी जल्दी ये बात कर लेगा, उन्हें इस बात का यकीन ना था। शनावर और मगज़म एक ही छत के नीचे कैसे रहेंगे, ये सवाल उनके जहन में था।